आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है यहाँ पर इन 100 केसेस का। ये 10 पार्ट सीरीज है वीडियोस की। इसका अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा। साथ ही में अगर आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैंपियंस एफिशिएंट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पे हम लोग आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के दे रहे हैं वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में, अलॉन्ग विद एक्सटेंसिव मॉक पेपर्स, जिसमें 70 प्लस मॉक पेपर्स के साथ 50 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी हैं। रिसेंट लैंडमार्क केसेस का भी आपको पूरा केस लॉ ब्रीफ समरी सारी चीजें करके दे दी जाएंगी। मतलब आपको भटकना नहीं है इन आखिरी के 60 दिनों में कि मैं कहां से पढ़ूं, कैसे करूं। पूरा काम हम लोग आपको करके देंगे। ये आपका विंडोज पे, मोबाइल पे, हर जगह एक्सेसिबल है। और इसका जो प्राइस है वो केवल 4199 हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। और साथ ही में ये आपका जो सेल है सितंबर मंथ एंड की वो यहां तक चलेगा। मतलब आपकी समझ लीजिए कि जो 30th ऑफ सितंबर है उस तक ये सेल चलेगी। उसके बाद ये कोर्स भी डिसकंटिन्यू होगा, सेल भी यहाँ पे बंद होगी, फिर ये कोर्स अवेलेबल नहीं होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, अगर मान लो इस बार आपको केस लॉ ब्रीफ और केवल मॉक टेस्ट की सीरीज चाहिए तो आप हमारा क्लैट पीजी मॉक टेस्ट सीरीज प्लस केस लॉ समरीज वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 2699 में पूरा हम लोग आपको केस लॉ ब्रीफ्स और जो आपके मॉक पेपर्स है पूरा हम लोग यहाँ पे देंगे, अलॉन्ग विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, जिसके के अंदर जो मॉक पेपर्स है वो हम लोग पूरा फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं। हम लोग कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस होते हैं हमारे मॉक पेपर्स के, जो बेस्ट इन द मार्केट है एक तरीके से आप समझ सकते हैं। और बेस्ट एकदम सोल्यूशन जो हो सकता है वो प्रोवाइड यहाँ पे किया जाता है। साथ में पूरा एनालिसिस डैशबोर्ड भी आपको मिलता है, जहां पे आप ये देख सकते हो कि किस स्टूडेंट के कंपैरिजन में मेरा कितना आया है। तो अगर आपको एनरोल करना है आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ये जितनी प्राइसेस हैं ये 30th ऑफ सितंबर तक ही वैलिड है, उसके बाद वैलिड नहीं रहेगा, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। केबीटी प्रोडक्ट्स वर्सेस सीटीओ सिलीगुड़ी। अब देखिए इस केस में हुआ क्या था कि जो आपके एपेलेंट्स थे ना, ये आपके थे टी ब्लेंडर्स, चाय बनाने वाली कंपनियां थी, जिनको कि वेस्ट बंगाल सरकार ने कहा कि आप हमारे यहाँ आगे फैक्ट्री डालिए और हम आपको देखिए इंसेंटिव देंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलेगा जब आप एक्टिविटीज जो करते हो मैन्युफैक्चरिंग वाली। अब क्या हुआ कि जो आपकी वेस्ट बंगाल की सरकार थी, इन्होंने ये एग्जामिशन डिनाई कर दिया इस बेसिस पे कि जो आपका नया सेल्स टैक्स का अमेंडमेंट आया था ना, 2 क्लॉज 17 जो था, जिसमें कि यहाँ पे जो डेफिनेशन थी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसके अंदर टी ब्लेंडिंग को इंक्लूड हम नहीं करेंगे। अब इस चीज को लेकर यहाँ पे चैलेंज करा इन ब्लेंडर्स ने, टी वालों बंदों ने, कि भैया ये गलत हुआ हमारे साथ। लेकिन हाईकोर्ट ने इनकी पिटीशन को डिनाई करा और फिर ये लोग गए आपका सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन बेंच थी जस्टिस एमआर खन्ना और कृष्ण मुरारी की, जिसने की जो जजमेंट दिया था हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड करा। और उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत 217 के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो नहीं आएगा, लेकिन जो जस्टिस कृष्ण मुरारी थे, जो एक सेकंड इशू था कि जो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है ना, कि जैसे यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको इंसेंटिव देंगे, वो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं उन्होंने फुलफिल नहीं करी। तो इसीलिए कहा उन्होंने कि इन्हें वो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से जो बेनिफिट्स हैं ओरिजिनल अमेंडमेंट के तहत के अंदर जो एप्लीकेंट्स को वादा किया गया था कि आपको मिलेगा, वो आप इनको दे दिए टिल द पीरियड जहां पे ओरिजिनल अमेंडमेंट यहाँ पे जहां पे बेनिफिट एक्सपायर आपके बेसिकली कर रहे हैं, टाइम पीरियड तक ही बेनिफिट मिलेगा ना, जहां पे एक्सपायर कर रहा है वहां तक आप दीजिए, बाकी आपको देने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली ये जो पूरा केस है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कि अगर एक सरकार ने प्रॉमिस करा कि इंसेंटिव देगी तो उसको देने का यहाँ पे जरूरत है। लेकिन जो मेजोरिटी जजमेंट था उसके अंदर ये कहा गया कि ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर वो मान्य नहीं होगी, यहाँ पे इनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अनबाज हगन वर्सेस स्टेट। अब ये जो आपका केस है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें 304 पार्ट 1 और 304 पार्ट 2 के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन यहाँ पे कोर्ट ने बताई थी। इस कोर्ट केस के अंदर कोर्ट ने ये बोला बेसिकली कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है 304 का, वो तब अप्लाई करता है जब गिल्टी इंटेंशन होता है, वेयर एज जो सेकेंड पार्ट होता है वो तब अप्लाई करता है जिसमें कि इंटेंशन भले ना हो लेकिन एक गिल्टी नॉलेज यहाँ पे एक्यूज के पास होनी चाहिए। अब इसको कोर्ट ने एक्सप्लेन इस तरीके से करा कि भाई जो देखो गिल्टी इंटेंशन होता है ना, उसका मतलब यह है कि अक्यूज ये बात जानता था कि मैं जो भी एक्ट करने जा रहा हूं उससे डेथ या फिर एक लाइटली बॉडी इंजरी कॉज होगी जिससे कि डेथ हो सकती है। लेकिन जो गिल्टी नॉलेज होती है उसका मतलब ये होता है कि जो अक्यूज था उसको ये तो मालूम है कि हाँ देयर इज अ लाइटली चांस की डेथ हो सकती है, लेकिन वो इंटेंशन उसकी नहीं थी कि मैं डेथ या फिर ऐसी बॉडी इंजरी कॉज करूं जो कि डेथ कॉज कर दे। मतलब दोनों में डिफरेंस इंटेंशन का है कुल मिलाकर, कि उसको पता था कि करूंगा एक्ट उससे डेथ कॉज हो सकती है, लेकिन उसका इंटेंशन एक तरफ था एक तरफ नहीं था। तो यहाँ पे कोर्ट ने फर्दर इसके बाद ये ऑब्जर्व करा कि जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 304 का, उसमें जहां पे क्राइम ऑफ मर्डर की बात की जा रही है उसमें पहले स्टैब्लिश हमें करना पड़ेगा कि भाई मर्डर है, और फिर उसके बाद
जो अक्यूज होता है उसको यहाँ पे जो आपका सेक्शन 300 है उसमें यहाँ पे बेनिफिट पाने का वो सोच सकता है कि वन ऑफ जो आइदर बेनिफिट्स उसमें हमको मिल सकते हैं। लेकिन जो आपका सेकंड पार्ट है 304 का, उसके अंदर जो क्राइम ऑफ मर्डर है उसके अंदर हमें ये स्टैब्लिश करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो अक्यूज है वो यहाँ पे पंचबल है अंडर द सेकंड पार्ट ऑफ 304। तो उसको यहाँ पे ऐसा केस लाने की जरूरत ही नहीं है जो कि एक्सेप्शंस की बात कर रहा है यहाँ पे सेक्शन 300 की। और कोर्ट ने फिर फैक्टर्स भी यहाँ पे लेआउट करे कि अगर 304 के पार्ट 1 से 304 पार्ट 2 के अगर मान लो कन्विक्शन को हमें ऑल्टर करना है कि यहां से यहां पे हमें लाना है, तो उसके लिए गाइडलाइंस यहाँ पे क्या होंगी। सीएस गोपाल कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब देखिए भैया इस केस में क्या हुआ था ना, यहाँ पे तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने पास कर तमिलनाडु हाईवेज एक्ट 2001। इसका पर्पज ये था कि वो लोग हाईवे के किनारे जो जमीन होती है ना उसको अक्वायर करना चाहते थे। लेकिन जिन लोगों को इस चीज का विरोध था कि हमारी लैंड अक्वायर हो रही है, उन लोगों ने कहा कि ये जो सेंट्रल एक्ट था आपका, ये वाला राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड वाला पूरा जो आपका एक्ट था, ये पूरा इसके अगेंस्ट में है, इसके पॉलिसीज के अगेंस्ट में है। और एपेलेंट्स ने ये कहा कि ये वाला एक्ट आपका रिपग्नेंट है सेंट्रल एक्ट के, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है जो लैंड ओनर्स है उनके। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस वहां पे गया उन्होंने स्टेट एक्ट की जो वैलिडिटी थी उसको अपहेल्ड करा और ये कहा कि जो ये एक्ट पास करा गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, ये प्रेसिडेंशियल असेंट के अंदर प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 254 क्लॉज 2, बिकॉज प्रेसिडेंट ने खुद यहाँ पे उसको असेंट अपनी दी है पास करने की। फर्दर उन्होंने बोला कि जो आपका स्टेट एक्ट है वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है और ना ही वो आर्बिट्ररी है व्हेन इट इज कंपेयर टू द सेंट्रल एक्ट। और जो आपके इंडिविजुअल केसेस है जहां पे डिले हो रहा है एक्विजिशन में, उनको हमें केस बाय केस बेसिस पे उसके मेरिट्स पे देखना पड़ेगा कि क्यों डिले हो रहा है, क्या हो रहा है। फर्दर कोर्ट ने जो अपील्स थे और जो जजमेंट था मद्रास हाईकोर्ट का उसको अफर्म करा और जो अपील्स को था उसको डिसमिस कर दिया। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए इस केस के अंदर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस संजय कुमार की बेंच थी। हुआ इसमें यह था कि बचपन बचाओ आंदोलन जो थी वो एक एनजीओ है जिसने कि आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन फाइल करी और उन्होंने कोर्ट से बोला कि जो प्रोविजंस थे पॉक्सो एक्ट के और पॉस्को रूल्स 2020 के, जो कि स्पेसिफिकली बात करते थे फॉर सपोर्ट ऑफ चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, उनके लिए इन रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन को बेटर किया जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो पिटिशनर्स हैं यहाँ पे, जो विक्टिम्स हैं, उनको कितना ज्यादा हार्डशिप और मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, उनके फैमिलीज को कितनी मुसीबतें आ रही हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो ट्रायल अभी तक पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखते हुए क्या बोला कि जो स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज है वो भैया गाइडलाइंस फॉर्म करे ताकि अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग और फंक्शन हो पाए सपोर्ट पर्सन का एज पर द पॉस्को रूल्स 2020। पहला एक चीज। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उसको मॉनिटर करना है यहाँ पे कि कंप्लायंस हो इन सारे जो आपके जो यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं कोर्ट ने उसका, और उसको उस हिसाब से एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को वहां पे वो फाइल करके दे, ये उन्होंने कहा। राहुल गांधी वर्सेस पुरनेश ईश्वर भाई मोदी। अब ये जो है आपका फेमस राहुल गांधी डेफेमेशन केस है, क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सेक्शन 499, 500 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इन प्ले था। 3 जजेस की बेंच थी और इसमें देखिए हुआ क्या, पहले फैक्ट्स थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक प्राइवेट कंप्लेनेंट ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी राहुल गांधी जी के खिलाफ कि इन्होंने एक स्पीच दी है बैंगलोर में जहां पे उन्होंने हमारे पीएम मोदी जी को एक चोर बोला, थीफ बोला और उनको कंपेयर करा नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है उनके साथ में। और फर्दर उन्होंने ये भी बोला कि क्या जो सारे के सारे थीव्स होते हैं उनका सरनेम मोदी ही की होता है, उन्होंने इस तरीके से बोला। अब इस चीज को देखते हुए यहाँ पर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने इनको गिल्टी फाइंड करा 499 और 500 के अंदर आईपीसी के, और उनको 2 साल की सिंपल प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। फिर ये मामला अपील होते होते सुप्रीम ये अपना हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि हमें कोई रीजनबल ग्राउंड नहीं देखता है और उन्होंने जो कन्विक्शन था राहुल गांधी जी का उसको स्टे करने से यहाँ पे मना कर दिया और जो क्रिमिनल पिटीशन थी उसको यहाँ पे हटा दिया गया। फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा वहां पे क्या हुआ कि जो राहुल गांधी जी का यहाँ पे पिटीशन था उसको कोर्ट ने बेसिकली देखा और उसको उन्होंने कहा कि भाई हमें यहाँ पे इस पिटीशन को ना बेसिकली एक्सेप्ट करते हुए जो भी आपका यहाँ पे कन्विक्शन है उसको स्टे करना पड़ेगा। और स्टे करने के पीछे उसका रीजन ये दिया गया कि भाई यहाँ पे उसका रेमिफिकेशन जो है ना कन्विक्शन का वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वाइड है। और साथ ही में ये केवल इफेक्ट करते हैं ना सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने जैसे वो एक जगह के यहाँ पे आपके एमपी हैं, वहां के जो लोग हैं उन्होंने उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट करा तो वो उनकी जो कैपेसिटी उस पर इफेक्ट करेगा। और साथ ही में जब वो चुनाव लड़ने में जाएंगे इलेक्टोरेट को, अगर मान लो उनको इलेक्शन करना है, कुछ भी करना है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी। और उनको फर्दर ये भी उन्होंने कहा कि उनको कोई रीजन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है कि ट्रायल कोर्ट ने उनके पास मैक्सिमम सेंटेंस जो हो सकती है
वो यहाँ पे क्यों लगाई। सो बेसिकली इन सब चीजों की वजह से यहाँ पे जो उनका कन्विक्शन था उसको स्टे कर दिया गया। वर्धन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब देखिए ये जो आपका केस है इसके अंदर वर्धन गोजाल्विस और अरुण फेरेरा को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट करी। इन दोनों के ऊपर भीमा कोरेगांव के अंदर जो वायलेंस हुई थी उसके ऊपर अक्यूज होने का ये लोग थे बेसिकली, और इनके ऊपर यूएपीए की धाराएं लगाई हुई थी। इन लोग को जो है प्रिंटेड कंडीशन में रखा हुआ था, और यहाँ पर कोर्ट ने ये चीज फाइंड करी कि भाई ना जो यहाँ पे प्राइमा फेसी एविडेंस था वो इन लोगों को इस बात से लिंक करता है एपिलेंट्स को कि ये लोग किसी टेररिस्ट एक्ट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ये लोग पार्ट है, और इन लोग का जो प्रोलॉन्ग डिटेंशन है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 और 21 में दिया है उसका सीधा सीधा वायलेशन है। फर्दर कोर्ट ने ये भी बोला कि जो आपका यूएन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब का केस था, बाय द वे ये केस आपका क्लैट में भी आया था, इसको यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो इसके अंदर हेल्ड हुआ था ना बात कि जो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेल के ऊपर अंडर यूएपीए, वो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती है उसके जुरिसडिक्शन को खत्म नहीं कर देंगे कि हम लोग वहां पे जो पार्ट 3 का मान लो अगर वायलेशन हो रहा है तो हम लोग वहां पे बेल ना दे पाए। इस चीज को उन्होंने फिर से रीअफर्म करा और इन लोग को उस हिसाब से ही यहाँ पर जो बेल थी वो यहाँ पे दी गई। अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसका बहुत अच्छा चांस है इस बार क्लैट में आने का, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक 5 जज की बेंच थी जिसमें कि कोर्ट ने हेल्ड ये करा कि जो करंट प्रैक्टिस है अपॉइंटमेंट करने की इलेक्शन कमीशन के अंदर ऑफिसर्स को, जो अधिकारी जहां पे जब दिए जाते हैं, उसकी जो इंडिपेंडेंस है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उसके ऊपर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस डालेगी कि उनके बंदे अगर मान लो वहां पे सिलेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा, वो उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज्ड है, और वो आपका आर्टिकल 324 क्लॉज 2 वायलेट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को दिक्कत करता है। उन्होंने ये नोट करा कि ऑल्दो यहाँ पे 324 क्लॉज 2 के अंदर कहा गया है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर कोई भी ऐसा लॉ बना नहीं है जो कि पार्लियामेंट ने खुद पास करा हो, और जो कि हमें यहाँ पे इस बात का डर है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, अब्यूज ऑफ पावर होगा। हम लोग यहाँ पर आउटलाइन करते हैं सर्टेन इंटरिम नॉर्म्स जिससे के बेसिस पर ईसीआई के जो आपके मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट होगा जब तक यहाँ पे पार्लियामेंट नया लॉ पास नहीं कर देता है। उसमें उन्होंने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट होगा कैसे ये चीजें वर्क करेंगी, उन्होंने जो गाइडलाइंस दी वो बात कर रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा मेंबर्स बेस्ड अपॉन अ 3 मेंबर कमिटी जो कि एडवाइस करेगी यहाँ पे प्रेसिडेंट को। 3 मेंबर्स कौन होंगे कमिटी में, प्राइम मिनिस्टर, लीडर होगा ऑपोजिशन का लोकसभा का, या फिर जो लीडर होगा लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का वो, और उसके बाद जो तीसरे मेंबर है वो है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्दर उन्होंने बोला कि जो आपके ईसीआई मेंबर्स हैं उनके पास एकदम इम्पेकेबल इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में ना हो, पैसे से उनको रुझाया ना जा सके, कुछ नहीं होना चाहिए ना उनका, वही मैंने से कहा, पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड उनका जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, इंडियन पुलिस सर्विस का, या फिर हाईकोर्ट के जज की अगर हो तो काफी अच्छा रहेगा। रिगार्डिंग अदर इश्यूज उन्होंने कहा कि जो रिमूवल यहाँ पे होगा, रिमूवल प्रोटेक्शन के हटाए ना सके। फर्दर एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट की बात हो रही है, रूल मेकिंग अथॉरिटी की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। कोर्ट ने कहा कि भैया हम लोग इसके ऊपर स्पेसिफिक गाइडलाइंस तो नहीं देंगे, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट और पार्लियामेंट से इस चीज को लेकर अर्ज करेंगे कि वो यहाँ पे नेसेसरी चेंजेस और सेफगार्ड्स लाएं ताकि जो इंडिपेंडेंस है ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन की, उसको आप जो है यहाँ पे देखा जा सके कि उसको यहाँ पे अपहेल्ड किया जा रहा है। अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया वर्सेस अजिंक्य फिरोदिया। अब ये जो आपका केस है इसके अंदर हुआ क्या था कि एक वाइफ ने जो ऑर्डर्स दिए गए थे फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उनको अपील करा, जिसमें कि डायरेक्ट ये करा गया था इन कोर्टों के द्वारा कि आप डीएनए टेस्ट दीजिए ताकि जो आपका बच्चा है जो कि अभी माइनर है उसकी पेटर्निटी डिसाइड हो पाएगी, इस बच्चे का बाप कौन है। और जो पति है उसने इस बेसिस के ऊपर एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करी थी ये कहते हुए कि जो मेरी वाइफ है वो अडल्ट्री यहाँ पे कमिट कर रही है। वाइफ ने रिलाई करा था सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट के ऊपर जिसमें कि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो लेजिटिमेसी होती है किसी भी बच्चे की बॉर्न ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज वो कभी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होगी, और ये एज्यूम किया जाएगा कि वो यहाँ पे उसी मैरिज के अंदर से वेडलॉक से पैदा हुआ है। और ये आर्ग्यू किया गया कि जो डीएनए टेस्ट है वो यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करेगा अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ के अपील को क्या करा, अलाउ करा और ओवरटर्न कर दिया लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स को। उन्होंने ये चीज बोला कि जो आप डीएनए टेस्ट यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर जिसमें कि एलिगेशंस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं ऑफ अडल्ट्री, उसको आप एक रूटीन या फिर मैकेनिकल बेसिस पे हर बार ही नहीं यहाँ पे अलाउ कर दोगे।
इसको आप तभी ऑर्डर करोगे, तभी अलाउ करोगे जब यहाँ पे सफिशिएंट प्राइम फेसी एविडेंस है, जहां प्रिजम्पशन जो है 112 को उसको चैलेंज किया जा सकता है, और जब यहाँ पे कोई और तरीका ही नहीं बचा है ये प्रूव करने का कि जो यहाँ पे वाइफ है उसने यहाँ पे एडल्ट्री कमिट करी है। फर्दर कोर्ट ने बोला कि ये यहाँ पे चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में और वेलफेयर के उसमें होगा हमारा प्राइमरी कंसिडरेशन की क्या हमें जो ये आपका टेस्ट होना है यहाँ पे उसके लिए मतलब लेजिटिमेसी टेस्ट करने का वो यहाँ पे देना है कि नहीं देना है, तभी हम लोग डीएनए का वो अलाउ करेंगे, क्योंकि बच्चे के वेलफेयर यहाँ पे सबसे पहले पैरामाउंट यहाँ पे रहेगा। फर्दर कोर्ट ने ये भी रिकग्नाइज करा कि यहाँ पे हमें पास सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझो कि जो बच्चा है अगर उसको पता चलता है इस तरीके से तो उसकी आइडेंटिटी वो है कौन, किस तरीके से उसका जो डिग्निटी है उसकी राइट से कैसे उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बनता है। और उसके साथ में जो बच्चे और पेरेंट का रिलेशनशिप है, उस बच्चे का अपनी माँ से, उस बच्चे का अपनी बाप से, वो रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है। फर्दर कोर्ट ने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बेसिकली आपकी है, उन्होंने बोला कि जो आपका ये डीएनए टेस्ट है उसको यहाँ पे ये नहीं कंसिडर करना चाहिए कि अगर मान लो वाइफ यहाँ पे डीएनए सैंपल नहीं देना चाहती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं ना कहीं एक अजम्पशन बांध के चला जाए कि वो बचना चाहती है, कि कहीं ना कहीं उसने सही में एडल्ट्री कमिट करी है इसलिए वो बच रही है। ऐसा नहीं है, रादर ये दिखाता है कि वो जो बच्चे का और अपनी खुद का जो उसकी राइट टू प्रिवेसी है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिनाई कर रही है कि मैं अपना सैंपल क्यों नहीं देना चाहती हूँ। ऑरेलियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा, ये जो आपका केस है ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस वाला जो एक्ट है और जो आपको विशाखा वाले गाइडलाइंस थी उससे जुड़ा हुआ ये केस है। इसके अंदर कोर्ट ने सबसे पहली बात तो कमेंट करा कि ये जो आपका एक्ट आया था जिसको कि विशाखा वाली गाइडलाइंस के बेसिस पे बनाया गया है उसके अंदर सीरियस लैप्सेस हैं, जो आपके अथॉरिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो इसको प्रॉपरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग यहाँ पे सेवरल गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं, डायरेक्टिव्स इशू कर रहे हैं ताकि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो पाए इन जो एक्ट के अंदर दिए हुए प्रोविजन है उसका, और एक वुमेन जो होती है उसके लिए एक सेफ और हरासमेंट फ्री वर्कप्लेस हम लोग बना सके। फर्दर उन्होंने ये भी बोला कि एक इम्प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी जो कि हरासमेंट से जुड़े हुए जो आपके क्लेम्स होते हैं उनको देखती है, वो एक इम्पेडिमेंट की तरह वर्क करेगी। अगर मान लो कि कंडक्ट कर रहे हो हम लोग इंक्वायरी जो कि स्टेट्यूट कर दिया हुआ है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत ही पैदा करेगी। और उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि ये इक्वली काउंटर प्रोडक्टिव है, कहीं ना कहीं जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। जो ऐसा मतलब अगर एक हाफ बेड इंक्वायरी की जा रही है जहां पे प्रॉपरली रूल्स ही फॉलो हो रहे हैं, बाकी चीजें हो रही है, और जो आपका डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय है जिसके ऊपर हमें यहाँ पे पेनल्टी इंपोज करना है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पे होने वाली है, टू द पॉइंट कि उसको यहाँ से निकाल दिया जाए सर्विस में से, यहां तक की बात आ सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो अपनी गाइडलाइंस उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। कमला नेती वर्सेस स्पेशल एक्विजिशन ऑफिसर, अब ये जो आपका केस है ये आपका सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट से जुड़ा हुआ केस है। इसमें जो विमेन थी, एक आपकी थी जो कि शेड्यूल टाइप से बिलोंग करती थी, उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे अपने जो एंसेस्ट्रल जमीन है उसमें मुझे हिस्सा चाहिए, और उसके लिए उन्होंने जो अपना क्लेम फाइल करा सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का 2 क्लॉज 2 है वहां पे ये चीज लिखी हुई है कि जो ट्राइबल वुमेन है उस चीज को इस चीज से एक्सक्लूड किया जाएगा, और इसीलिए कोर्ट ने भी उस चीज को फॉलो करते हुए यहाँ पे उनको कह दिया कि आपको ये चीज नहीं मिल सकती है। उनको ये कहा गया यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सर्वाइवरशिप अंडर 2 क्लॉज 2। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोर्ट ने एक प्ली करी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि भाई हम लोग यहाँ पर इस तरीके के एक्सेप्शन को कैसे रहने दे रहे हैं हिंदू सेक्शन एक्ट के अंदर, जबकि हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 14 और 21 के अंदर कि हमें राइट टू इक्वलिटी देनी है। कोर्ट ने फर्दर ये भी बोला कि इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है कि इस तरीके से हम लोग राइट टू सर्वाइवरशिप एक ऐसी वुमेन को जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग कर रही है उसको हम लोग डिनाई कर रहे हैं, जबकि नॉर्मल वुमेन के लिए वो चीज बिल्कुल नॉर्मल है। और कहीं ना कहीं जब 70 साल हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए तो हम लोग की राइट यहाँ पे क्यों नहीं गारंटी कर पा रहे, दैट इज अ बिग इशू। और साथ ही में हम लोग को यहाँ पर जरूरत है कि जो डॉटर्स हमारी हैं जो कि नॉन ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं उनको हम लोग इक्वल फिटिंग पे ला पाए टू दोज मेल ट्राइबल आपके जो लोग हैं जिनको कि वहां पे सर्वाइवरशिप के थ्रू जमीन मिल रही है लेकिन इन्हें नहीं मिल रही है। और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अमेंडमेंट लाए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, और जो भी यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत है उसको यहाँ पे करे सरकार, ताकि यहाँ पे एक पैरिटी और इक्वालिटी बिल्ड की जा सके।